लिखत पढ़त क्यों नहीं की। 5 मर्द और 3 औरतें मुफ्ती साहब के मदरसे में आई हुई थीं। तारुफ हुआ तो पता चला कि ये सारे बहन भाई हैं। बाप को फोत हुए 2 साल हो गए हैं और अभी तक तरके की तकसीम का झगड़ा चल रहा है। एक बहनोई ने अदालत में जाने की बात की तो किसी सियाने ने कहा, भाई पहले किसी मुफ्ती से बात कर लो, क्यों घर की बात कचहरी में ले जाते हो। लिहाजा भी सारे मुफ्ती साहब से पूछने आए थे कि क्या करें, मसला कैसे हल करें। मुफ्ती साहब ने मुख्तसर सा जवाब दिया, भाई शरीयत का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, बेवा का हिस्सा निकालना है और बेटों को 2-2 और बेटियों को 1-1 हिस्सा मिलना है। बस तकसीम करो और अपना अपना हिस्सा करके चलते बनो। मुफ्ती साहब ने तो बात खत्म कर दी। अब सारे भाई बहन मुफ्ती साहब को तक रहे हैं। मुफ्ती साहब ने जब देखा कि कोई अपनी जगह से हिला ही नहीं तो पूछा, अब असल बात बताओ, क्या रोला है। लाला कहता है पूरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरा है और बाकी आधी में भी मेरा हिस्सा है। बड़ी बहन ने सबसे बड़े भाई की जानिब इशारा करके असल मसला बयान कर दिया। क्यों भाई, चिट्टे वाल हैं तुम्हारे, ये कौन सी मंतक है कि आधी जायदाद भी तुम्हारी और बाकी आधी में से भी तुम हिस्सा लोगे। ये कौन सा कानून है। आधी जायदाद इसलिए मेरी है कि वो है ही मेरी और बाकी आधी में से भी मेरा हिस्सा इसलिए कि वो अब्बा जी का तरका है और बेटा होने के नाते उनकी तरह मेरा भी हिस्सा बनता है। तो जो आधी जायदाद आपकी है उसे तो कोई तकसीम नहीं कर रहा। यहाँ तो आपके वालिद के तरके की बात हो रही है। जहां दीदा मुफ्ती असल बात समझ चुका था लेकिन फिर भी कुरेदना मुनासिब समझा। देखिए मुफ्ती साहब, असल में सारी जायदाद अब्बा जी के नाम पर थी, अब्बा जी की अपनी भी और मेरे वाली भी। तो जो मेरे वाली जायदाद है वो तो तकसीम नहीं होगी ना। मैं तो जिंदा हूँ, कोई मर तो नहीं गया। लाले ने शदीद गुस्से से कहा। और तुम्हारी जायदाद अब्बा के नाम पर क्यों थी। मुफ्ती ने भवें उठाकर पूछा। बस जी, जो का कमाया अब्बा के नाम पर लिखते गए, लाले ने जवाब दिया। भाई अब बात यह है कि हर वो चीज जो कानूनी तौर पर मरहूम के नाम पर थी वो वरिसा में तकसीम होगी। आप ये कह रहे हैं कि आधी जायदाद आपकी थी, जबकि आपके पास कागजी सबूत नहीं, तो कैसे ये बात तस्लीम की जाए कि आधी जायदाद आपकी है। मुफ्ती साहब ने पूछा। मुफ्ती साहब, अब्बा की एक छोटी सी दुकान थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। अब्बा को दूसरे बंदे की जरूरत थी। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़कर अब्बा के साथ दुकान चलानी शुरू कर दी। 2 से 4 हाथ हुए तो घर में खुशहाली आने लगी। ये पढ़ते रहे, मैं दुकान पर अब्बा के साथ हाथ बिठाता रहा। एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर, वो वकील बैठा हुआ है और वो 20 ग्रेड का यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और मैं ठहरा मैट्रिक पास दुकानदार। अब्बा जी ने उसी दुकान की कमाई से जितने प्लाट लिए, जितनी जमीनें ली, दुकानें बनाई, उनसे पूछी सारी कमाई में उनका कितना हिस्सा है और मेरा कितना। जब तक मैं नहीं था अब्बा की दुकान में घर का गुजारा मुश्किल से होता था। अम्मा से पूछ लो, जब से मैंने अब्बा का हाथ बिठाया तो आज हम मार्केट पर छाए हुए हैं। इनकी तालीम, इनकी शादियां सब इसी बिजनेस से हुई, इस बिजनेस से जिसमें आधी मेहनत मेरी थी और आज ये मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी की नफी करके मुझे कहते हैं कि ये सब कुछ अब्बा जी का, इसलिए तकसीम होगा। ये कहाँ का इंसाफ है। ये कहते कहते लाला की आंखों में आंसू आ गए। मुफ्ती साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आप अपने अब्बा के साथ किस हैसियत से कारोबार में शरीक हुए थे। किस हैसियत, क्या मतलब। मैं बेटा हूँ, बाप का हाथ बिठाया था, लाला बोला। देखें, अगर हाथ बिठाया है तो फिर कानूनी तौर पर आप हिस्सादार नहीं हैं और अगर आप कहती हैं कि आधी जायदाद आपकी है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने वालिदैन के बिजनेस में 50% के पार्टनर थे या उनके बिजनेस में मैनेजर थे। अगर पार्टनर थे तो उसके डॉक्यूमेंट्स, हर महीने मुनाफे की तकसीम वगैरह, और अगर मैनेजर थे तो कितनी तनख्वाह पर। मुफ्ती साहब ने पूछा। लाला मुंह खोले मुफ्ती साहब को देखे जा रहा था। उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मुफ्ती साहब ने फिर पूछा।
बाप बेटे में कौन सी लिखत पढ़त? लाला ने बुलाहट जवाब दिया, देखो भाई, शरीयत में है कि जब भी लेन देन करो उसे लिख लिया करो। अगर आज आप साबित कर देते हैं कि आप अपने वालिद के साथ पार्टनर थे तो ये आधा बिजनेस आपके नाम हो जाएगा, और अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर ये तमाम वरसा में तकसीम होगा। मुफ्ती साहब, आप इनसे मस्जिद में पूछें कि अब्बा की सारी जायदाद अब्बा की अपनी मेहनत की है या मेरी भी मेहनत शामिल है। ये इस वक्त मस्जिद में ही बैठे हैं और इनकी खामोशी ये बता रही है कि आप सच कह रहे हैं। मुफ्ती साहब ने भी दो टोक अंदाज में कह दिया। तो क्या ये खामोशी नील रजामंदी इस बात का सबूत नहीं कि आधी जायदाद मेरी है? लाला ने कहा। ये खामोशी इनकी कमीनगी का सबूत है। जायदाद का सबूत डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अदालत कागज को मानती है, और इनको भी ये पता है कि तुम्हारे पास कागज नहीं है, इसलिए अब ये अहलाकियात और एहसानों को भूलकर पूरी जायदाद की तकसीम की बात कर रहे हैं। चारों भाई और तीनों बहनों के बंचे हुए होंठ देखकर मुफ्ती साहब को भी गुस्सा आ गया था और उन्होंने लगी लपटी रखे बगैर सबको मुंह पर कमीना कह दिया। ठीक है मुफ्ती साहब, आप सारी जायदाद की तकसीम का हिसाब कर दें और मैं आज इसी मस्जिद में ये कह रहा हूँ कि आज के बाद मेरा और मेरे बच्चों का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लाला ने रंधे हुए लहजे में कहा और वहां से जाने लगे। ठहरो, मुफ्ती साहब ने पीछे से लाला को आवाज दी। अभी और इसी वक्त वकील को बुलाओ और तुम्हारे जो जो बेटे तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हाथ बिटा रहे हैं उनकी लीगल हैसियत का तयन कर दो। 15-20 साल बाद तुम्हारी औलाद इसी तरह किसी मुफ्ती से मसला पूछ रही होगी। जो गलती तुम्हारे बाप से हुई है उसे न दोहराओ। कल को तुम्हारा बड़ा बेटा भी इसी तरह अपने बाकी बहन भाइयों से कता ताल्लुकी जैसा गैर शरई फैसला कर रहा होगा। शरीयत के एक हुक्म पर अमल ना करने का देखो कहां कहां तक असर जा रहा है। बहन भाइयों में नफरत, खानदान टूट गया, मार्केट में साख को नुकसान और इलाके में बदनामी अलग। अभी जाओ और लिखत पढ़त कर लो, शरीयत के हर हुक्म में बरकत है। जाओ बेटा, अभी से लिखत पढ़त कर लो। मुफ्ती साहब, चाय तैयार है, एक हादिम ने आकर कहा। मुफ्ती साहब थोड़ी देर हादिम को गुस्से से देखते रहे, फिर ऊंची आवाज में बोले, इन एहसान फरामोशों को चाय पिलाऊंगा, निकालो उनको यहाँ से, इतना वक्त जाया कर दिया है। मुफ्ती साहब, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, डॉक्टर ने एहतजाज किया। चल ओए, मुफ्ती साहब गुस्से से बोले, एक मरले की दुकान तेरी कीमत है और बड़ा आया इज्जत और बेइज्जती की बात करने वाला।